इतना उचक उचक कर मत देखो बाबा, नहीं तो खाई में जा गिरोगे। रोज की तरह आज भी वहाँ कुछ बादल हैं, थोड़ी सी धूप है, बहुत ज्यादा ठंडी है। अब वहाँ कुछ नया नहीं होने वाला। क्यों जान जोखिम में डाले दूरबीन लिए फिरते हो। नाश्ते की प्लेट मेरे सामने रखते हुए जब होटल के लड़के ने उस व्यक्ति को आवाज लगाई, तब मेरा ध्यान बरबस उसकी तरफ चला गया। पिछले 3 दिन से, जब से मसूरी में रुका हूँ, नाश्ता करने इसी होटल में आ जाता हूँ और बिला नागा प्रतिदिन उस व्यक्ति को दूरबीन के सहारे आकाश में कुछ टटोलते पाता हूँ। भूरे रंग का ओवरकोट और काले रंग की टोपी के नीचे कुछ तलाशती हुई खामोश आंखें। आंखों के इर्द गिर्द गहन झुर्रियों जैसी सिकुड़न। उसके थोड़ा नीचे गुलाबी गालों पर कुछ अधिक लाल चकत्ते। गले में सस्ती सी दूरबीन, पैरों में मोटा काला जूता। उम्र कोई 50 से 55 के आसपास। अपने भीतर उमती कौंध से पूरी तरह जका हुआ, किंतु बेखबर। पिछले 1 हफ्ते से इस रूप में तनिक भी परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं उस लड़के से पूछता हूँ, कौन है ये? प्रकृति प्रेमी लगते हैं। काहे के प्रकृति प्रेमी बाबूजी, मसूरी के आकाश में तिब्बत की हवा खोजते हैं। कौन समझाए इन्हें कि हवाएं भी कैद होती हैं, नहीं आ सकती हैं सुकून देने। तुम तड़पते रहो जीवन भर उस ठंडी सुरसुरी के लिए। लड़के के आवाज देने पर वह व्यक्ति होटल में आकर मेरे सामने वाली बेंच पर बैठ जाता है। लड़का आलू का पराठा और दही उस व्यक्ति के सामने रख देता है, जिसे वह सिर नीचा करके धीरे धीरे खाने लगता है। अपनेपन का एक टुकड़ा एहसास ही तो तलाशता है वह आकाश में, जिसे न पाने की लाचारगी उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। झेप मिटाने की खातिर वह उस लड़के पर ही गुर्राया। पराठे को ठीक से सेंका भी नहीं है, कच्चा है। पेट में दर्द होगा तब क्या तू दवा करवाएगा? क्यों चिल्लाते हो बाबा? पराठा ठीक से सिका है, तुम्हारा मन खराब है इसलिए पराठा कच्चा लग रहा है। क्या खाक सिका है, देखते नहीं, एक भी चित्ती नहीं पड़ी है। अच्छा बाबा, दूसरा देता हूँ, उसे छोड़ दो। लड़का अपनी झुंझलाहट को दबाता हुआ दूसरा पराठा लाकर उसकी प्लेट में रख देता है। वह व्यक्ति पराठा खाने लगता है, किंतु उसके चेहरे पर निराशा और बेचारगी के भाव साफ झलक रहे हैं, जिसे छिपाने के लिए वह ठंड से सिकुड़ने का अभिनय करने लगता है। मैं ऑडिट दौरे पर 1 हफ्ते के लिए मसूरी आया हूँ। आज छुट्टी है, सोचा मसूरी घूमूंगा, किंतु अब मेरी जिज्ञासा इस व्यक्ति के प्रति बढ़ गई है। व्यक्ति से बात करने की इच्छा हो रही है। जानना चाहता हूँ कि किन यादों से जूझ रहा है ये। कौन सी पीड़ा इसे चैन से रहने नहीं देती, आकाश में किसको तलाशता रहता है। यूं तो वह उन्हीं कपड़ों का बंडल लिए इस होटल में आ जाता है और होटल पर आने वाले ग्राहकों को उन्हीं कपड़े बेचने का प्रयास करता है, किंतु उसकी बेचैन निगाहें आसमान की तरफ ही उठती रहती हैं, जिससे वह विक्रेता कम बेसब्र खोजी अधिक जान पड़ता है। मैं उससे बात करने का सिरा तलाशने लगता हूँ। अचानक मेरी नज़र उसकी गठरीनुमा दुकान पर पड़ती है। मेरी आंखें खुशी से चमक जाती हैं। अच्छा विषय है बात शुरू करने का। मैं अपनी जगह से उठकर उस व्यक्ति के करीब जाकर बैठ जाता हूँ। पहले तो व्यक्ति थोड़ा सा कपकाता है, फिर एक उठती नज़र मुझ पर डालता है। मैं भी मुस्कुराकर उसका स्वागत करता हूँ। बातचीत शुरू करने का यह अवसर हाथ से निकल न जाए, इसलिए झट से एक प्रश्न पूछ लेता है। आप ऊनी कपड़े बेचते हैं क्या? हूँ, संक्षिप्त सा उत्तर। मैं हताश होता हूँ, लेकिन एक और प्रयास। मुझे एक स्वेटर चाहिए, एकदम गरम। वह पहले तो मुझे देखता है, फिर हमें सिर हिला देता है, जैसे कहना चाहता हो रुको, खा लेने दो, फिर दिखाता हूँ। मुझे स्वेटर की जरूरत नहीं है, लेकिन अब बोल पड़ा हूँ इसलिए देखना पड़ेगा। देखना क्या, लेना भी पड़ सकता है। स्वेटर लूंगा तभी तो कुछ देर तक बात कर पाऊंगा और उसकी गहरी पीड़ा का धागा, जो अब मेरे मन में उलझ गया है, सुलझा पाऊंगा। मैं नाश्ता करने ही निकला था, पता नहीं जेब में स्वेटर खरीदने भर के पैसे हैं भी या नहीं। मैं जेब टटोलता हूँ, आश्वस्त होता हूँ कुछ तो है, स्वेटर न सही मोजा, कंटोपा आदि ही खरीद लूंगा। व्यक्ति इत्मीनान से खा रहा है।
होटल में 2-4 लोग और आ गए हैं। लड़का पराठा सेंकने में व्यस्त है। बड़ी सी भट्ठी के पास ढेर सारी आलू उबाल कर रखा है। एक महिला उसे छीलकर पराठे में भरने के लिए तैयार कर रही है। होटल के सामने थोड़ी दूरी पर एक टीला है। 16-17 साल का एक लड़का टीले पर बैठकर बांसुरी बजा रहा है। बांसुरी की धुन बड़ी मोहक है। टीले से थोड़ी दूर पर एक पेड़ के पास बैठी एक पहाड़ लड़की उस लड़के को टुकुर टुकुर ताक रही है। लड़की के पास काले रंग का झबरे बालों वाला एक कुत्ता बैठा है। आज आकाश में बादल हैं। थोड़ी थोड़ी देर पर हल्की धूप दिख जाती है। मैं आकाश में देखने लगता हूँ, वहाँ जहाँ वह व्यक्ति देख रहा था। उसकी खोज को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ, पर मेरा प्रयत्न व्यर्थ हो जाता है। वह व्यक्ति क्या खोज रहा था ये तो उससे बात करने के बाद ही ज्ञात होगा। मैं उस व्यक्ति की तरफ देखता हूँ। उसका नाश्ता हो चुका है। वह हाथ मुंह धो रहा है। मैं अधीर हो उठता हूँ। वह वहाँ से उठता है, ऊनी कपड़ों का बंडल लाकर मेरे सामने रखकर खोलता है। हाँ बाबूजी, देखिए कैसा स्वेटर चाहिए। सब प्योर ऊन के हैं, एकदम गरम। यहाँ मसूरी की ठंड में प्योर ऊन ही पहनना पड़ता है बाबूजी, फिर भी दांत किटकिटाते रहते हैं। देखिए ये पीले रंग का, मेरे हिसाब से खूब जचेगा आप पर। मैं उसे बीच में ही टोकता हूँ। तुम हिंदी अच्छी बोल लेते हो। हाँ बाबूजी, जमाना हो गया यहाँ रहते हुए, सीख गया हूँ। वह पीला स्वेटर हाथ में उठाकर खोल लेता है और झटक कर मुझे दिखाता है। रंग डिजाइन दोनों अच्छा है बाबूजी, लीजिए हाथ में पकड़ कर तो देखिए। मैं स्वेटर हाथ में लेता हूँ। अच्छा तो है, लेकिन मुझे पीला रंग पसंद नहीं है। वो दूसरा, नीचे जो सफ़ेद रंग का है। अरे बाबूजी, इसकी तो बात ही निराली है। सफ़ेद रंग जिसे पसंद हो उसको तो कुछ सोचना ही नहीं पड़ता। देखिए, ये तो सबसे बढ़िया है। अब तक उदास और शांत दिखने वाला यह व्यक्ति कपड़ों का बंडल खोलते ही ठेठ विक्रेता हो गया है। मैंने सफ़ेद स्वेटर का दाम पूछा, 350 रुपये। स्वेटर की जरूरत तो नहीं थी, किंतु उस व्यक्ति का बेचने का उत्साह और उससे बात करने की अपनी गहरी इच्छा के कारण मैं स्वेटर खरीद लेता हूँ। व्यक्ति खुश हो जाता है। अब उसकी अलसाए और उदास नजरें कुछ चंचल हो जाती हैं। दिन भर में कितना कमा लेते हो? बात को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैंने पूछा। कुछ निश्चित नहीं है बाबूजी, कभी कभी तो कई स्वेटर बिक जाते हैं। टोपी, मोजे आदि भी बिक जाते हैं, किंतु कभी कभी तो एक आध पर ही संतोष कर लेना पड़ता है। खरीद कर बेचते हो कि घर में बुनते हो? खरीद कर बाबूजी। पहले मेरी घरवाली दिन भर स्वेटर बुनती थी, लेकिन अब उसकी आंखें कमजोर हो गई हैं। यहाँ बहुत शोर है, चलो बाहर उस बेंच पर बैठकर कुछ गपशप करें। मैं उसे होटल की भीड़ से दूर एकांत में लाना चाहता हूँ ताकि सहजता से उसके अतीत में प्रवेश कर सकूं। वह आज्ञाकारी बच्चे की तरह मेरे साथ बाहर आ जाता है। लगता है उसे भी मेरे जैसे किसी व्यक्ति की प्रतीक्षा थी। मैं उसे कुरेदता हूँ। एक स्वेटर पर कितना मुनाफा कमा लेते हो? घर के बुने स्वेटर पर तो अच्छा कमा लेता था, किंतु अब तो 25-30 रुपये से अधिक नहीं मिलते। तुम मन लगाकर बेचते भी तो नहीं हो। अब मैं अपने उस प्रश्न पर आ जाता हूँ जिसके लिए इतनी देर से भूमिका बना रहा था। बेचता तो हूँ बाबूजी, क्या करूँ? माल रोड के पास पर्यटकों की अच्छी भीड़ रहती है, वहाँ बेचूं तो अधिक बिके, किंतु वहाँ से उत्तर का आकाश साफ साफ नहीं दिखता। इसलिए मैं यहाँ ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ तो आप देख ही रहे हैं, आप जैसे कुछ शौकीन लोग ही यहाँ आते हैं। ऐसा क्या है उत्तर के आकाश में जिसके लिए तुम अपने धंधे पानी तक का नहीं सोचते हो? बस यूँ समझ लीजिए बाबूजी की रूह कैद हो गई है वहाँ। लगता है अतीत गहरी पीड़ा में बीता है। बीता क्या है? अतीत की तहों में आज भी अंगारे दबे हैं बाबूजी। अगर तुम उचित समझो तो कुछ खुलकर कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। व्यक्ति के झुर्री भरे चेहरे पर कुछ रेखाएं उभरी। उसने आंखों को थोड़ा सिकोड़ा, मानो स्मृति की परतों को खोलने का प्रयास कर रहा हो।
फिर एक लंबी सांस ले अत्यंत बोझिल और धीमी आवाज में बताना शुरू किया। मैं तिब्बती हूँ बाबूजी, पिछले 30 साल से आपके देश में रह रहा हूँ। शुरू के 5 वर्ष उत्तरकाशी शहर के पास एक गांव में रहा, फिर पेट के जुगाड़ में मसूरी आ गया। 25 वर्षों से यही हूँ। जब मेरे देश को विदेशियों ने हथियाया तब हजारों परिवार वहां से भागकर सुरक्षित स्थानों पर चले गए। मेरे पिता जिद के पक्के थे, मरेंगे तो अपनी ही मिट्टी में। तिब्बतियों की आत्मा बड़ी निर्मल होती है बाबूजी, किंतु अपनी रक्षा के लिए वो भी एकजुट हो योजनाएं बनाने लगे। तिब्बत की धरती से हान चीनी सैनिक को भगाने की योजनाएं। हान मुट्ठी भर उत्साही तिब्बतियों पर भारी थे। वो अचानक धावा बोलकर हमारे जवानों को पकड़ लेते थे, बहुत मारते थे। मार खाते खाते कुछ लोगों पर से देशभक्ति का नशा उतर जाता था। मैं तब बच्चा था, लेकिन रात के अंधेरे में इधर से उधर छिपते छिपाते विद्रोही तिब्बती जवानों की खुसुर फुसुर से मैं बात की गंभीरता का अंदाज लगा लेता था। मेरे पिता उन उत्साही तिब्बतियों में से थे और इसलिए हान की शक की नजरें सदा मेरे घर की तरफ उठती रहती थी। जब तब मेरे घर की तलाशी होती थी। एक बार तो पिता को पकड़ कर ले गए, 2-3 दिन बाद छोड़े। पिता के पूरे शरीर पर मार के निशान थे। न जाने क्या उगलवाना चाहते थे उनसे। माँ पूछती रही, किंतु पिता ने माँ से सब कुछ छिपा लिया। बोले सामने वाली पहाड़ी से लुढ़क गया था, इसलिए इतनी चोट लग गई। माँ ने पिता की बात चुपचाप सुन ली, किंतु मन ही मन सब समझ गई थी। समझती कैसे न, पिता की उघड़ी पीठ सब कह देती थी बाबूजी। माँ रोती थी, कभी कभी पिता को समझाती थी, शांत रहो, अब कुछ नहीं होगा। उनकी ताकत हमसे हजारों गुना अधिक है, किंतु पिता न सुनते। धीरे धीरे हम भी युवा हो रहे थे। बड़ों के विद्रोह सिरे से कुचले जा रहे थे, फिर भी हम उसी राह पर चलने को तत्पर हो गए। थामे मेरा मित्र था, हट्टा कट्टा नौजवान, पानीदार आंखें, भावपूर्ण चेहरा पर आग थी कि उसके भी सीने में धधक रही थी। हमारे घर में बहुत सी भेड़ थीं, जिन्हें चराने हम ऊंची पहाड़ियों पर निकल जाते और वहीं हान को देश से भगाने की तरह तरह की योजना बनाते। माँ अब अधिक भयभीत रहने लगी थी, पति की तरह बेटा भी बेमतलब के कामों में उलझ गया। व्यक्ति कुछ चुप हुआ, उसकी वीरान एवं गहरी आंखें ऐसी लग रही थीं मानो समूचा दुख उन आंखों में समाया है। होटल में नाश्ता करने वालों की भीड़ बढ़ रही है। टीले पर बैठा लड़का अब भी बांसुरी बजा रहा है। कुछ दूर पर बैठी वो पहाड़ी लड़की अब भी उस लड़के को टुकुर टुकुर ताक रही है। एक गहरी सांस लेकर व्यक्ति फिर से बोलना शुरू करता है। थामे को 2 बहनें थीं। बड़ी बहन बला की सुंदर थी। सुंदर छोटी भी थी, किंतु बड़ी से 19 ठहरती थी। बड़ी की आंखों में मेरे लिए भाई जैसा प्रेम तैरता था। मैं उस प्रेम का तिरस्कार न कर सका। छोटी का नाम सोमम था, वह बड़ी चंचल थी। उसकी शौक निगाहें मुझे अपनी तरफ खींचती थीं। मैं अक्सर उससे मिलने थामे के घर जाया करता था। उसके घर एक घोड़ा था। दोपहर में सोमम उसके लिए घास काटने आसपास की पहाड़ी पर जाती थी। मैं वहां भी पहुंच जाता था। घंटों उसके साथ रहकर भी मन न भरता। मैं सहचरी के रूप में उसे चुनना चाहता था। थामे और उसके माँ बाप को ये बात पता थी। उन्हें कोई एतराज भी नहीं था, लेकिन पहले उन्हें बड़ी लड़की के लिए रिश्ते की तलाश थी। एक दिन दोपहर में, जब बहुत ठंड थी और बादलों के कारण सूरज अपनी किरणों को ठीक से फैला भी नहीं पाया था, थामे मेरे घर आया। ठंड से उसके दांत किटकिटा रहे थे, किंतु खुशी थी कि उबल उबल पड़ रही थी। आते ही वह मुझे पकड़कर नाचने लगा। माँ, पिता और मैं तीनों ही उससे इस खुशी का कारण पूछते रहे, लेकिन जब वह मुझे नचा नचा कर थक गया, तब कहीं जाकर बताया कि उसकी बड़ी बहन का रिश्ता पक्का हो गया है और मुझे भी खुश होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए अब रास्ता साफ हो गया है। पिता बनावटी गुस्सा दिखाते हुए बोले, इतनी सी बात पर इतना खुश? मुझे तो लगा कि हान हमारा देश छोड़कर जा रहे हैं, ये खुशखबरी देने आया है। वो भी जाएंगे, चिंता क्यों करते हैं?
इस समय तो आप सभी मेरे घर चलिए, एक साथ बैठकर चैन तिब्बती चाय पियेंगे। थामे की खुशी छलक छलक पड़ रही थी। उसके घर के अगले कमरे में 2 बड़ी कड़ाही में कोयले जलाकर रखे गए थे। हम सब वहीं बैठ गए। थॉमे की माँ ने सबको चैन दिया। गपशप करते दोपहर कब गुजर गई और शाम कब फैल गई पता ही न चला। शाम को भी थामे ने हम लोगों को आने न दिया, बल्कि वह तो पड़ोस के दोरजे परिवार को भी बुला लाया। दोरजे परिवार में दोरजे पति पत्नी के अतिरिक्त 4 बच्चे भी थे। कड़ाके की ठंडी थी। थामे की माँ बार बार कोयला सुलगाती, लकड़ियां जलाती, किसी तरह कमरे को गर्म रखने का प्रयास कर रही थी। दोरजे की 2 लड़कियां थामे की बहनों की ही उम्र की थीं। थामे की माँ ने रात के भोजन का आग्रह किया। मेरी माँ ने मना किया, किंतु शीघ्र ही हम सब मान गए, क्योंकि हमारी भी इच्छा वहां से उठने की नहीं हो रही थी। लड़कियों ने मिलकर थुकमा तिब्बत का एक खाद्य पदार्थ बनाना शुरू किया। पानी में आलू और सेवई उबल जाने के बाद जब उसमें भेड़ के मांस के टुकड़े डाले गए, तब मेरी माँ को अपनी भेड़ों का ध्यान आया। उन्होंने मुझे भेड़ों को सुरक्षित घर के अंदर करने के लिए भेजा। रात अभी अधिक नहीं बीती थी, किंतु गांव में सन्नाटा छा गया था। बर्फीली हवाओं से शरीर की हड्डियां तक कांप रही थीं। उजाली रात में पहाड़ों के शिखर चांदी के समान चमक रहे थे। चारों तरफ धुआं धुआं सा फैला लग रहा था। भेड़ों को कमरे में करके मैं थामे के घर लौटने ही वाला था कि उसके घर से महिलाओं के चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। मैं हतप्रभ था। अचानक ये क्या हो गया? अभी तक तो सब ठीक था। मुझे लगा, हो न हो, हान आ गए होंगे। कहीं से खबर पा गए होंगे कि कई परिवार मिलकर उनके विरोध में षड्यंत्र रच रहे हैं। मैं थामे के घर की तरफ भागा। दरवाजा अंदर से बंद हो गया था। मैं कुछ देर बंद दरवाजे के सामने खड़ा रहा, फिर उसे पीटने लगा। अंदर का शोर इतना अधिक था कि उसमें मेरा दरवाजा पीटना निष्प्रभावी हो गया। जब बहुत देर तक दरवाजा नहीं खुला, तब मैं चुपचाप खड़ा हो गया। महिलाएं चिल्ला रही थीं, मैं बेवश छटपटा रहा था। उस दिन के जितना असहाय मैंने स्वयं को कभी नहीं पाया। कुछ देर बाद हान बाहर निकले। मैं घर के पीछे छिप गया। जब हान चले गए तब मैं अंदर गया। थामे दम तोड़ चुका था। मेरे पिता और थामे के पिता गंभीर रूप से घायल थे। मेरी माँ और थामे की माँ एक दूसरे से सटी खड़ी भय से जड़ हो गई थी। लड़कियों ने खुद को अंदर के कमरे में बंद कर लिया था। व्यक्ति आकाश की तरफ देखने लगा। 30 साल पहले का वह हृदय विदारक दृश्य उसकी आंखों में तैर गया। उसकी आंखें लावा उगलने लगी तथा सांस तेज चलने लगी। उसके होंठों के किनारे से थूक की पतली धार बह गई। उस समय बदले में कुछ न कर पाने की बेवशी की पीड़ा आज भी उसके चेहरे पर जस की तस समी थी। मेरे मन में भी एक अजीब सा अवसाद फैल गया। मैंने उसकी पीठ को धीरे से थपथपाया। मुझे ध्यान आया कि नाश्ते के बाद से मैंने एक भी सिगरेट नहीं पी, जबकि इतनी ठंड में अब तक 2-4 पी डालता। जेब से सिगरेट का पैकेट निकालकर मैंने उसकी तरफ बढ़ाया। अब तक वह कुछ संयत हो गया था। उसने एक सिगरेट निकालकर होंठों में दबा ली। मैंने भी एक सिगरेट ली, लाइट से उसकी और अपनी सिगरेट जला ली। 1-2 गहरे कश के बाद वह खांसने लगा। थोड़ी देर बाद जब संभला तो फिर बताना शुरू किया। बहुत अन्याय हुआ है बाबूजी, कब तक सहेंगे? मैं चुप नहीं बैठा था। कई संगठन बनाए थे मैंने। तब मैं जवान था, बड़ा उत्साह था मुझ में। धीरे धीरे सब खत्म हो गया। मैं कमजोर और अकेला पड़ गया। हाथ के इशारे से उसने बताया, इधर देखिए बाबूजी, ये जो सामने की पहाड़ी है, ठीक उसके बगल से जो रास्ता जा रहा है, वहाँ एक तिब्बती मंदिर है। सैकड़ों लामा वहाँ चक्र घुमाते ध्यान लगाते पड़े रहते हैं। मैं कहता हूँ, चक्र हिलाने से तिब्बत आज़ाद नहीं होगा। उठो, जोश में आओ, कुछ करो, जवानों में जोश भरो। तुम्हें कितने बच्चे हैं? मैं विषय को बदलकर मूल कहानी पर लाने का प्रयास करता हूँ। 2 हैं बाबूजी, दोनों बेटे हैं। अब तो बाल बच्चे वाले हो गए हैं, पर है सब निकम्मे ही।
खाते पीते पड़े रहते हैं, कुछ काम धंधा नहीं करते हैं। करते हैं बाबूजी, अपना घर बार अच्छे से संभालते हैं, हम दोनों का भी ध्यान रखते हैं। फिर किस बात की चिंता है? चिंता क्यों नहीं है बाबूजी? मैं इतना प्रयास करता हूँ कि इनकी बाहें फड़के, इनका खून गर्म हो, पर सब बेकार। मैंने जो यातनाएं भोगी है वो सब बताता हूँ, किंतु मसूरी की हवा इतनी ठंडी है कि इनकी नसें तक जम गई हैं। खून गर्म होने की बात तो दूर पिघलता तक नहीं है। घर वाली कहती है इसमें बच्चों का क्या कसूर, जहाँ इनका जन्म हुआ है वहीं से इनको लगाव होगा, तिब्बत से इन्हें क्या लेना देना। तुम्हारी शादी थामे की बहन से ही हुई या किसी दूसरी लड़की से? मैंने प्रश्न किया। वही तो बता रहा था बाबूजी। वह फिर से अपनी अधूरी कहानी पर आ गया। वह रात बड़ी भयावह थी, और शायद अब तक की सबसे लंबी भी। माँ सिसकते सिसकते खामोश हो गई थी। थामे की माँ बेहोश पड़ी थी। थामे के पिता को सवेरे तक होश आ गया था, किंतु उनके पैर की हड्डी टूट गई थी। वो लंगड़े हो गए थे। मेरे पिता की आंख में चोट लगी थी। धीरे धीरे उसमें सड़न पैदा हो गई और 15 दिन बाद वो चल बसे। दोर्जे परिवार पूरी तरह सुरक्षित था और डर के मारे रात में ही अपने घर चला गया था। थामे के माँ बाप अब अपनी बेटियों के बारे में अधिक चिंतित रहने लगे थे। इस घटना के कुछ महीने बाद उन्होंने बड़ी बेटी की शादी कर दी। जब थामे था तब तय हुआ था कि दोनों बहनों की शादी एक साथ ही कर दी जाएगी, किंतु अब परिस्थिति पलट चुकी थी। एक अदृश्य डर थामे के माँ बाप को खाए जा रहा था। हान का डर नहीं बाबूजी, अकेलेपन का डर, वीरान एकांत में थामे की यादों के उमड़ाने का डर, जो लाख न चाहने पर भी उमड़ती ही रहती थी। दोनों बेटियां अगर एक साथ विदा हो गई तब तो भाई भाई भान्नाता वह घर थामे के माँ बाप की धड़कन को ही दबोच लेगा। इसलिए तय ये हुआ कि घर एक साथ खाली न करके सोमम की शादी साल 6 महीने के बाद मेरे साथ कर दी जाएगी। अब सोमम पहले जैसे चहकती नहीं थी। उसकी आंखें किसी गहरी झील की तरह डरावनी लगने लगी थीं। मैं उसे पहले जैसा ही देखना चाहता था, इसलिए तरह तरह की युक्ति खोजता था जिससे वह खिलखिला कर हंस दे। इसी युक्ति खोजने में एक दिन मुझे इतनी निर्मम युक्ति सूझी कि आज तक उसकी फुफकार सुनाई देती है। हाँ बाबूजी, उस दिन वह पहाड़ी पर घास काट रही थी। एकदम सीधी पहाड़ी। मैं वहां पहुंचा। उसने मुझे नहीं देखा। मैं उसे चौंकाना चाहा। सोमम, हान। सुनते ही वह ऐसी लड़खड़ाए बाबूजी की बस उसकी आवाज ही गूंजती रह गई, बचाओ बचाओ। इतनी भयानक स्मृति के उमड़ जाने से व्यक्ति फिर आहत हो गया। मैंने स्वयं को गुनहगार माना। राख के ढेर से इतनी पुरानी टीस को टटोल टटोल कर निकालने का काम तो मैंने ही किया था। व्यक्ति के चेहरे पर अंतहीन दर्द फैल गया है। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वह आगे बताने लगा। उसकी आवाज अब कुछ अधिक भीगी भीगी सी हो गई है। एक के बाद एक इस तरह घटती घटनाओं ने मुझे तोड़ दिया। जीने की इच्छा समाप्त हो गई थी। मैं स्वयं को हत्यारा मानने लगा था। मानने क्या लगा था ही। अब न खुशी रह गई थी न उल्लास। सिर्फ एक सहमी सी घबराहट 24 घंटे पीछा करती रहती थी। नियति को शायद यही मंजूर था, किंतु पश्चाताप की आग एक लकीर बनकर सांप सी बल खाती मेरे अंतस में तैरती रहती थी। हान के रुकने और जाने में अब मेरी कोई रुचि नहीं रह गई थी, किंतु संदेही हान मुझ पर तनिक भी भरोसा न करते, पकड़कर घंटों बैठा लेते। उनके प्रश्नों से मैं तिलमिला कर रह जाता। माँ अब अधिक डरने लगी थी और चाहती थी कि मैं कहीं अन्यत्र चला जाऊं, देश छोड़ दूं। जान तो बची रहेगी। मेरा भी मन अब वहां नहीं लगता था। तमाम यादें मुझे जकड़ लेती थीं। जो पहाड़ मुझे इतने प्यारे लगते थे वही अब डरावने लगने लगे। चारों तरफ एक राक्षस हुंकारता रहता था। फिर भी मैं वहां से आना नहीं चाहता था। मैं न तो माँ को छोड़ सकता था न देश को। माँ रात दिन एक ही रट लगाए रहती। उनका कहना था कि कुछ दिन की तो बात है, जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं फिर लौट आऊंगा और तब तक वो अकेली रह लेंगी। मेरी भोली माँ,
अंगारे में बर्फ मिलने की उम्मीद कर रही थी। मैं उलझ गया था। मेरे मन में अनेक सवाल उठने लगे थे। लक्ष्य स्पष्ट नहीं था। द्वंद्व मचा था दिल और दिमाग में। उचित अनुचित, न्याय अन्याय का द्वंद्व। उलझन बढ़ती जा रही थी पर दिमाग काम नहीं कर रहा था। माँ पल पल टूट रही थी, घुट रही थी। मुझे वहां से हटाने व रखने, दोनों बातों से। मैं उनकी छटपटाहट को देख रहा था। जानता था मेरे वहां से न हटने के कारण वो जितना रोती है, हट जाने से उससे अधिक रोएंगी। फिर एक रात, भयानक ठंडी रात, उसी न्याय अन्याय के द्वंद्व के बीच, मैं माँ के लिए माँ को छोड़कर भाग आया। माँ जो करना चाहती थी कर ली, लेकिन मैं कुछ दूर चलता, फिर पलट कर पीछे देखता। जी करता लौट जाऊं, फिर सीने में उठती आग को दबाता मैं आगे बढ़ता। छूटते पहाड़ मुझे रुक जाने को कह रहे थे। मेरा इरादा बदलता भी, किंतु फिर न जाने कैसे मैं आगे बढ़ने लगता। दारुण ठंड में पहाड़ दर पहाड़ लांघता, छुपता छुपाता आपके देश में आ गया। किंतु सच कह रहा हूँ बाबूजी, मेरी आत्मा वहीं रह गई। तिब्बत देखे बहुत दिन हो गए। कितने उत्सव, मेले, त्योहार बीत गए होंगे अब तक। माँ की भी कुछ खबर नहीं मिली। अब जब कुछ कर पाने में असमर्थ हो गया हूँ, तब उत्तर के आकाश में तिब्बत तलाशता हूँ। आकाश में अधिक बादल देख अंदाज लगा लेता हूँ कि वहाँ भी बादल होंगे। धूप देख सोच लेता हूँ कि वहाँ भी धूप खिली होगी। व्यक्ति चुप हो जाता है। उसके बारे में जानने को मैं जितना आतुर था, जानकर उतना ही अवसाद से भर जाता हूँ। होटल में पराठा बनाते लड़के ने व्यक्ति को आवाज लगाई। उससे ऊनी कपड़ा खरीदने कुछ ग्राहक आ गए थे। मैं बड़े आदर के साथ व्यक्ति को प्रणाम करता हूँ। वह घुटने पर हाथ रखकर उठता है, उत्तर के आकाश की ओर निहारता है तथा हारे हुए खिलाड़ी की तरह अपने बोझिल कदमों से धीरे धीरे चलता हुआ होटल में चला जाता है। मैं भी उठता हूँ। अब मसूरी घूमने की मेरी इच्छा तिरोहित हो गई है। मीलों फैले पहाड़ जिन्हें देखकर मन में मस्ती सी छा जाती थी, न जाने क्यों खामोश और उदास लग रहे हैं। मैं सिगरेट निकालता हूँ, सुलगा कर होंठ में दबा लेता हूँ। टीले पर बैठा लड़का अब भी बांसुरी बजा रहा है, किंतु अब उस धुन की मधुरता कहीं खो गई है। कहानी पढ़ने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। कानपुर स्टोरी डेयरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।